गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। द आकाश चौधरी एंड बिग न्यूज प्रेजेंट जज्बात सीजन 1। मीडिया पार्टनर श्री गंगा स्टूडियो, फैशन डिजाइनर तोकीर, मेकअप आर्टिस्ट शहजाद। दोस्तों, आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो फेसबुक पे या तो ट्रोल करते हैं या ट्रोल होते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता है और जब भी मैं उनकी पोस्ट देखता हूं तो उसमें एक जादू होता है। वैसे तो फेसबुक की पोस्ट काफ़ी सारी बोर भी करती है, पर इनकी पोस्ट में एक अलग ही जादू होता है। पॉलिटिशियनों की बातें जनता को कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, पर प्रवक्ता पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, फैक्ट बेस। अब कितना हमारे इस प्रवक्ता में दम है, कितना फैक्ट बेस ये बोलते हैं, आज हम देखते हैं। कुछ सवाल मेरे पास है जो मैं पूछने जा रहा हूँ, कुछ रह जाए तो कमेंट में बताना, क्योंकि ये बड़े ही हम्बल पर्सन है, हम जल्दी ही मिल जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिलों में बसने वाले, दिमाग में बसने वाले आशीष सैनी जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल की टैगलाइन है, सच में कितनी सच्चाई है ये सच हम बताएंगे, खबर भी लेंगे खबर भी देंगे। तो आज हम आपके साथ बैठे हैं ये जानने के लिए कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है, 2022 में जो मिशन 2022 है परिवर्तन, वो क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, और भाजपा पार्टी से क्या दिक्कतें हैं, क्या विकास नहीं कर पाए। तो शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि राजनीति में आपने आने की कब सोची? नहीं, राजनीति में हम लोग बिल्कुल शुरू से ही है। स्टूडेंट लाइफ के बाद सीधे सीधे राजनीति में आए, और इसलिए आए हैं कि जो आपने बात कही कि सच की लड़ाई लड़नी जरूरी है। और आज के इस दौर में जब लोग दलों में और कई चीज़ों में अपने स्वार्थ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सच की लड़ाई को लड़ना जरूरी हो जाता है। और आपने जैसे टैगलाइन बताई, तो कांग्रेस पार्टी का भी सबसे एक ही टैगलाइन है, और वो है सच भारत। यानी पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो सच की लड़ाई को सच से लड़ा जाएगा, इस बात की तैयारी के साथ हम लोग मौजूद हैं। दूसरा, जो विचारधारा की आपने बात कही है, विचारधारा सीधा सीधा केवल कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट है। भारत के संविधान को कैसे स्थापित किया जाए और कैसे उसको 100% स्थापित करते हुए भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाए। आज भी हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन नहीं बना पाए हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर पर हो या कैसे भी हो। लेकिन जो संविधान का जो पहला शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस शब्द को कैसे हम हर जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकें, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी पार्टी की विचारधारा भी है। और इसी का संघर्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया में जब भाजपा उस संविधान को लागू करती है सरकार में आने के बाद, तो वो अपने सम पीपल ऑफ बीजेपी और रेस्ट ऑफ जो इंडिया है उसको छोड़ देती है। तो हमारी लड़ाई ऑल वी द पीपल ऑफ इंडिया की है, बीजेपी के पीपल लड़ाई आवर पीपल ऑफ इंडिया है। जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो एक रास्ता चुनते हैं, आपने चुना कांग्रेस, पर कांग्रेस ही क्यों? नहीं, देखिए, बात यह ना कि देश जब बना है 1947 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसके जो उसके भूमिका है वो 1985 में रख दी गई थी। वो रखी गई जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस ही थी जिसने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा। और आज़ादी का आंदोलन 1985 में शुरू नहीं हुआ और 1957 में भी शुरू नहीं हुआ। मैं इसको अगर हम देखें तो वास्तव में आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन जब बना, यानी 1915 के बाद जब महात्मा गांधी जी वहाँ से लौट कर आए साउथ अफ्रीका से, तब ये आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बनाए। उससे पहले ये राजाओं की लड़ाई थी। कुछ राजा अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसमें आम जनता शामिल नहीं थी। आम जनता शामिल जब हुई महात्मा गांधी जी के आह्वान के बाद, और जब देश आज़ाद हुआ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो देश के प्रत्येक नागरिक को सत्ता में भागीदारी देने की बात करता था। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो आरएसएस के रूप में और कई अन्य संगठनों के रूप में हमारे देश में मौजूद है, जो सबको सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहा है, वो सबके हित की बात नहीं कर रहा है। आज भी हमारा समाज सबके हित की, हर वर्ग वर्ण के लोगों की बात नहीं कर सकता, उसमें कमियां हैं। आज भी महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, और चाहे किसी भी आधार पर हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे डेवलपमेंट में और एक मजबूत डेमोक्रेसी के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। इसको कैसे धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं और कैसे इसमें भी और अधिक काम करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि दुनिया के जो विकसित लोकतंत्र हैं वो किस प्रकार से वो अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करते हैं, और हम लोग अभी कहाँ
हैं। तो ऐसे में देखेंगे तो हमें लगता है कि बीजेपी जैसी विचारधारा देश के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कांग्रेस उपयोगी थी। अब लड़ाई उस विचारधारा की है, वो लगातार लड़ी जाएगी और जब तक देश में मजबूत लोकतंत्र स्थापित होगा तब तक लड़ेंगे। जब मैं कभी भी इंटरव्यू लेता हूँ तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि जो बीजेपी सपोर्टर हैं कि आप एंकर हो, आप कांग्रेस की बोली बोलते हो, आप बीजेपी की बोली बोलते हो, आप बोला करो गेस्ट को, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। देखिए मेरे शो का नाम है जज्बात, मैं आपके जज्बात जनता तक पहुंचाता हूं। उसमें आप कितना सच बोलते, कितना झूठ बोलते, कितना अच्छा बोलते, कितना बुरा बोलते, डिपेंड्स ऑन यू। अब बात करते हैं मिशन 2022 की, चुनाव आ रहे हैं तो घोषणा पत्र होता है एक पार्टी का। तो बीजेपी ऐसा क्या विकास नहीं कर पाई जो कांग्रेस करेगी? ऐसा क्या परिवर्तन है जो आप समझते हैं? बिल्कुल सही शब्द आपने बोला है। घोषणा पत्र जिस पर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अथवा इंडिविजुअल व्यक्ति निर्दलीय के रूप में भी आता है तो अपने वादे लेकर आता है कि मैं ये काम करूंगा, और जब उसकी समीक्षा कार्यकाल पूरा होने के बाद होगी तो उन घोषणाओं के आधार पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं वो आज जीरो पर हैं, उसके अनुसार कोई काम नहीं हुआ है, और जो काम उन्होंने किए हैं वो उनकी घोषणाओं में शामिल नहीं थे। क्योंकि अगर हम चरित्र के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोगलेपन का है। वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड पर बात करते हैं, उनके हमेशा दो स्टैंडर्ड होंगे। जैसा आपने भी बताया कि कुछ लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं कि आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो आप कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। दरअसल सवाल पूछना ही कांग्रेस की भाषा है। यानी एक व्यक्ति को, एक नागरिक को भी सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब पाने का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जवाब दे, लेकिन अगर तानाशाही में और अगर हम पूंजीवाद के दबाव में लोगों के सवाल को, लोगों के जो आकांक्षाएं हैं उनको दबाने का काम करेंगे तो वास्तव में हम देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश को लिए बाहर से आतंकवादियों की जरूरत नहीं है, जो लोग हमारे अधिकारों का कुचल रहे हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और उन्हीं से लड़ने की जरूरत है। आपने अभी एक शब्द यूज किया, दोगलापन, खैर ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन पूछना और आलोचना करना, क्योंकि मैं एक दो पोस्ट देख रहा था जो बीजेपी सपोर्टर है तो वो लिखते हैं कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्हें आलोचना करने का शौक बड़ा है, इन्हें हर एक विकास में आलोचना दिखती है। आलोचना करना एक नागरिक का परम और प्रथम कर्तव्य है। बिल्कुल, आलोचना और उसका कर्तव्य भी, उसकी जिम्मेदारी भी है वो करे, और सभी लोग आलोचना नहीं कर सकते सरकार की। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, ये सब लोग उठाते हैं लगातार। और भगत सिंह ने भी कहा था कि लोकतंत्र में डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। यानी आज के समय में जिस प्रकार से, मैं आपको बताऊं कि एक उदाहरण दूंगा कि मध्य प्रदेश का व्यापम केस था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो घोटाला हुआ और उसमें 250 पत्रकारों की हत्या हुई है। और आज के बिल्कुल हम सोशल मीडिया के युग में जब एक सूचना एक सेकंड में पहुंच रही है, वो 250 पत्रकार सिर्फ व्यापम की जांच के दौरान कवरेज करते हुए मारे गए, उनकी कोई चर्चा नहीं है। यानी अगर हम लोगों के मर जाने के ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में हमारा लोकतंत्र के जो लोग हैं, जो अपने आप को झंडा बरदार बताते हैं, वो मर चुके हैं। और अगर सवाल पूछने पर उनको आपत्ति है तो दरअसल वो उस तानाशाही सोच के अनुयायी है जिसमें किसी को भी सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है जिसमें हजारों हजार युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। केवल महिमा मंडन अगर सरकार का होगा, केवल सरकार की तारीफ होगी, केवल सरकार के गुणगान गाए जाएंगे तो दरअसल ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो राजतंत्र आ गया। राजतंत्र भी एक भ्रष्ट राजतंत्र जो तानाशाही के दौर पे चल रहा है, उसके खिलाफ खड़े होना। और ये भ्रष्ट राजतंत्र मैं कह रहा हूँ बीजेपी नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को गलत काम करती है तो भी नागरिक की जिम्मेदारी की सरकार से सवाल पूछे। ये नहीं कि हम लोग कहेंगे कांग्रेस से मत पूछो, कांग्रेस से ही पूछिए। आप हर उस व्यक्ति से सवाल पूछिए जिसे देश में सत्ता में बैठने का मौका मिला है, और नागरिक का भी जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे और आलोचना भी करे, पूरा अधिकार है। अभी मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, सिलेबस से बिल्कुल अलग है ये। अभी बाप वर्सेस बाप एक टैग चल रहा है ट्विटर पे, जिसमें एक तरफ शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स में पकड़े गए, दूसरी तरफ एक लखीमपुर का केस हुआ। उसमें मुझे ऐसा लगता है, अभी तक मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं सर, कि अभी तक वो शाहरुख खान के बेटे वापस आए ही नहीं है। इस पर आप क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिशियन के बेटे थे इसलिए कुछ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये एक उदाहरण और है, उसमें भी उदाहरण मैं दोनों उदाहरण देता हूँ कि एक कई बार मीडिया में कुछ संस्थानों में दोनों को एक जैसा समझा गया है। एक जगह पर एक सेलिब्रिटी फिल्म स्टार है जिनके बेटे को ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया, चाहे वो ड्रग्स सप्लाई करने में या कंज्यूम करने में, दोनों चीज़ों में। दूसरी बात, हमारे जो कानून है उसको समझने की जरूरत है कि ड्रग्स को कंज्यूम करना, अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है तो वो इलाज का पात्र है,
उसका ट्रीटमेंट होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उसके इलाज की जरूरत है, उसको सजा की जरूरत नहीं है। कानून उसको सजा नहीं देता, कानून उसका इलाज करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर वो ड्रग्स के व्यवसाय में है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मीडिया का एक सेक्शन जो इस मामले में लगा हुआ है, दरअसल क्या है कि बीजेपी का एक एजेंडा है। क्योंकि शाहरुख खान मुस्लिम है तो बीजेपी को एक मसाला मिल जाता है कि आप इसको अगर मीडिया से उठवाएंगे तो उनको लाभ होगा। जबकि ड्रग्स से मरने वाले लोग किसी भी धर्म के हैं, वो मुस्लिम भी हों चाहे हिंदू भी हों, किसी भी धर्म के हों, वो ड्रग्स से मरने वाला इस देश का युवा है। जिस दिन हमारी समझ में ये बात आ गई कि वो इस देश का यूथ है, जो हमारा एसेट हो सकती थी, भविष्य हो सकता था, आज वो केवल नशे के कारण से बर्बाद है। तो हमारा विरोध नशे से होना चाहिए। तो हमें ये सवाल ही पूछना चाहिए कि अडानी पोर्ट पर कैसे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। और अगर सवाल उस पर नहीं है और विरोध नशे का नहीं है, विरोध हम ये देख के करते हैं कि सरकार किसकी है, और हम ये देखते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है उसकी क्या विचारधारा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे, तो दरअसल हम अपने ही लोकतंत्र को और अपने जीने के और सवाल पूछने के अधिकार को खोखला करते हैं। ये एक डिजाइन है जो वर्तमान सरकार मीडिया के कुछ संस्थानों को कब्जे में लेकर ऐसा करना चाहती है। लेकिन देखिए, देश डेमोक्रेसी को समझता है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, तो लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछते हैं। वो ट्रेंड जो चल रहा है वो इसीलिए है, एक व्यक्ति केवल इसलिए कि उसके पिता मुख्यमंत्री किसान आंदोलनकारियों से चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं, नफरत भरे भाषण देते रहे, तो उसी नफरत भरे भाषण का परिणाम ये हुआ कि उनके लड़के ने उत्साह में आकर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और उससे भी बड़ी बेशर्मी ये हुई कि लोग झूठ बोलते रहे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों। उन्होंने बार बार झूठ बोला कि किसान आंदोलनकारियों को फंसाने की कोशिश की गई, उनके लड़के ने झूठ बोला। लेकिन अगर कानून का अलग इस्तेमाल हो रहा है, देखिए कानून में लोगों को अपनी बात रखने का और अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ऐसा मौका हर एक के लिए नहीं है। अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए कानून अलग है, और बीजेपी के नहीं है तो आपके लिए अलग है। ये माहौल आज देश में बन चुका है। खैर, आप एक चीज़ तो मानते हो, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारी जो सोनिया गांधी की जो लड़की है, उनका क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने फास्ट रखने शुरू कर दिए नवरात्रों के। और आपके एक कोई कांग्रेस के अच्छे लीडर है जो सुबह सुबह मैंने पोस्ट देखी, वो केदारनाथ जाने लगे। तो आपको ये क्या मतलब, ये एजेंडा नहीं बन रहा है कि देखो जी हम भी हिंदुत्व है? नहीं, ये बीजेपी की एक सोच है। दरअसल अगर उनसे हम सिर्फ एक सवाल पूछ लें कि आपको ये जानकारी किसने दी है। अब प्रियंका जी तो बीजेपी कार्यालय गई नहीं होंगी बताने के लिए कि मैंने फास्ट रखा है नहीं रखा है। इससे पहले प्रियंका जी क्या कर रही थी उनको मालूम भी नहीं है। वो एसपीजी सुरक्षा में रहती हैं, और देश के किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, पूरी सोच है। आप और हम भी कब किस पूजा को करते हैं, किस पूजा को नहीं कर रहे हैं, ये हमारी अपनी सोच है, अपना वो है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए एजेंडा सेट करे, ये बड़ा खतरनाक है। जैसे जय श्री राम अगर बोला जाता है तो भगवान राम के प्रति अपना स्नेह और प्रेम दर्शाने के लिए बोलते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में जय श्री राम का नारा केवल चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज हम ये कहते हैं कि ठीक है, बीजेपी का अगर जय श्री राम बहुत सच्चा है तो आप बताइए कि अयोध्या और वाराणसी की हालत क्या है। और आप ये बताइए कि इन्होंने हर हर महादेव के नारे को हटाकर हर हर मोदी का नारा क्यों लगाया। यानी इनका जो एजेंडा है वो भगवान से भी ऊपर हटके पार्टी को मानने का है। और वास्तव में अगर मैं बीजेपी के लोगों की बात करूं कि उनके जो विचार जो प्रकट होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो सामने हो, वो एक गुलामों वाली भाषा बोल रहे हैं, वो एक नागरिक वाली भाषा नहीं बोल रहे। तो गुलामी और नागरिकों के बीच में संघर्ष है। बहुत जो नागरिक है उसे गुलामी स्वीकार नहीं है, वो सरकार से सवाल पूछ लेगा। चाहे बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रोजगार है नहीं, कारोबार में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डूब रहे हैं, और जिनमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। तो आप सवाल क्या पूछेंगे उस समय पे? जब आपकी नाव डूब रही होगी तो आप बचने के उपाय ढूंढेंगे या नाव पे कौन सा पेंट करना है ये सोचेंगे। तो इसलिए सरकार ने एक तरह का लोगों की सोचने समझने की क्षमता को जिनको डिस्ट्रॉय किया है, वही लोग उनके गुलाम हैं, और उन्हीं गुलामों से देश के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है आज की तारीख में। आशीष जी, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, रुड़की विधानसभा, खैर सभी विधानसभा। जो कांग्रेस पार्टी होती है, टिकट जब हम देते हैं तो किस बेस पे देते हैं? मतलब जैसे फिलहाल रुड़की विधानसभा की बात करते हैं, फिर औरों की करेंगे। जैसे यहाँ से कांग्रेस से यशपाल राणा, मनोहर लाल शर्मा जी और सचिन गुप्ता जी और भी काफ़ी सारे हैं। तो जब पार्टी टिकट देगी तो एक आम जनता अगर फैक्ट बेस समझे कि यार इसको टिकट मिल सकता है, तो वो कैसे समझ पाएंगे? नहीं, देखो, पार्टी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पार्टी में व्यक्ति की सक्रियता और वहाँ के चुनावी समीकरणों के आधार पर और जीत सकने की क्षमताओं के आधार पर होता है।
पार्टी में एक पैनल बैठता है जिसे हम पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं, पूरे राज्य स्तर पे अलग अलग पर्यवेक्षक भेज के कई इन्फॉर्मेशन लेकर अपने आप एक निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय के साथ पार्टी की लीडरशिप खड़ी होती है। वो निर्णय में जीत जाना या हार जाना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन वो निर्णय था पार्टी का, सामूहिक निर्णय होता है और उसमें सब शामिल होते हैं, तो ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा को लेके हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितने सीटें निकाल देगी इस बार कांग्रेस पार्टी? नहीं, जो अभी जनता के बीच में जाकर जो अनुमान है, निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा से पहले भी और परिवर्तन यात्रा के बाद तो और अधिक मजबूती से आया है कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। बहुत सारे लोग दरअसल वो अपने घर पर बैठे हैं, वो उतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका परिवर्तन का मन बन चुका है। जब इस तरह की तानाशाही सरकारें हटी हैं पूरी दुनिया में, तो अंडर करंट से हटी हैं। जनता ओपन होकर नहीं आई सामने, लेकिन चुपचाप से उन्हें हटा के साइड कर दिया गया और वो कभी दोबारा लौट के नहीं आई। नहीं, आपकी बात ठीक है, वो बीजेपी से परेशान है, तो ये कहाँ लिखा है कि कांग्रेस से खुश है? मतलब वो आप पार्टी पे जा सकते हो, समाजवादी पार्टी पे जा सकते हैं, आप ये कैसे निश्चित कर सकते हो कि वो? नहीं, निश्चित रूप से जनता का एक निर्णय होता है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि दूसरी पार्टियां कहाँ हैं। वो आपने आप पार्टी की बात की है, तो दरअसल वो आप पार्टी का तो एजेंडा आज तक उनको खुद को क्लियर नहीं है। वो ठीक है, दिल्ली की सत्ता में आ गए, दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जब दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी ना तो कल्चर मालूम है, ना यहाँ की समस्याएं पता है। वो एक सेट किए हुए एजेंडे पे 300 यूनिट बिजली लेकर आए। जब उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा गया कि 300 यूनिट बिजली आप कैसे देंगे, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किनको देंगे, मतलब कुछ एक जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तो उसमें जीरो है। और अराजकता का जो स्थिति इन्होंने बनाई है, आज इनके बहुत सारे नेता इन्हीं की पार्टी छोड़ के उत्तराखंड में वो बीजेपी में या अन्य पार्टियों में चले गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास पहली बार चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं है। वो आज भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े होकर उनके आदमी सिर्फ भी देखते हैं कि कौन आदमी नाराज होकर पार्टी छोड़ के आ रहा है, उसको वो टिकट देंगे। उनके पास अपना कुछ नहीं है। जिनके पास अपना कुछ नहीं है, उत्तराखंड को लेकर कोई सोच नहीं है, तो उत्तराखंड की जनता भी उन्हें कोई सीरियसली ले नहीं रही है। वो केवल कुछ मीडिया में कुछ चैनलों पर बैठकर कुछ हंगामा करने तक सीमित है। रियलिटी में उत्तराखंड की जो सोच है, उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट का मॉडल और कुछ भी चीज़ उनके दिमाग में है ही नहीं। वो उससे बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी के किसी की बात करो तो वो लोग डेवलपमेंट से उनका कोई लेने देना नहीं है। वो सिर्फ एक कुछ वोट लेकर जोड़ तोड़ करके सत्ता में बैठना चाहते हैं। रियलिटी में उनका कोई लेना देना उत्तराखंड से नहीं है। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी, केवल हम लोग अगर राजनीतिक भविष्य की बात करते हैं तो केवल कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करती है। अगर हम कई बार ऐसे हुए कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की या पार्टी कई नीतियों की हम आलोचना करते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है। कई बार वो मानी जाती है, कई बार वो नहीं मानी जाती। हम लोग कई विषयों पर, कई नेता एक दूसरे से अलग अलग सहमति रखते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बार एक सभा में कहा है यूथ कांग्रेस की कि असहमति के लिए भी राजनीति में जगह है और असहमति को भी पूरा स्थान दिया जाना चाहिए, और कांग्रेस के अंदर असहमति के लिए पूरी जगह है। हम एक दूसरे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कई चीज़ों पर हमारी राय अलग हो सकती है, वो नॉन एक्सेप्टेंस भी पार्टी का एक पार्ट है। तो ये जो सुविधा है, ये जो सोच है, और एक दूसरे को हम अलग अलग, भले ही विचारधारा में अलग हो या किसी मुद्दे पर अलग हो, लेकिन सामूहिक सोच क्या है, अंतिम सोच क्या है कि लोकतंत्र और संविधान की स्थापना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये देखने में क्या है ना, किताबी शब्द लगता है कि यार लोकतंत्र की स्थापना होने, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज रेलवे के बहुत सारे जो ट्रेन हैं वो प्राइवेटाइजेशन पे चले गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले गए। पहले एक गरीब आदमी ट्रेन में बैठ के जा सकता था कम पैसों में, जब वो भारतीय रेल थी, भारत सरकार की रेल थी। तो ये अब बीजेपी की सोच क्या है कि महंगी ट्रेन चलाओ, बहुत बड़ा किराया रखो और सस्ती ट्रेनें हटा दो आप। उससे नुकसान किसका होगा? देश के कमजोर वर्ग का होगा। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बीजेपी ने उत्तराखंड में 2000 स्कूल बंद कर दी। इनकी सरकार ने इसलिए बंद कर दिए, इन्होंने कहा अब वहाँ पे जो गरीब बच्चे शिक्षा ले सकते थे, अब बार बार ये क्या है, प्राइवेट में जा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में जाएं तो निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा मिले, ये लोकतंत्र का एक एक्सट्रीम एक लेवल है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर निःशुल्क हम हो सकें। अभी नहीं हो पा रहे हैं।
तो इन्होंने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने बजाय इंश्योरेंस भेजना शुरू कर दिया और बड़े बड़े अस्पतालों में गरीब आदमी को भेजना शुरू कर दिया। उसका पैसा इंश्योरेंस और सरकार की जेब से जा रहा है। तो यानी कुल मिला के जनता का पैसे की लूट को कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ों को प्राइवेट में दे रहे हैं। प्राइवेट में देने का नुकसान क्या है कि देश का जो मैक्सिमम जो गरीब वर्ग है वो उससे पहुंच से दूर हो जाएगा। तो ये दरअसल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और कल को एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो सरकारें हैं वो नागरिकों पर दबाव बनाएंगी, जैसे किसी भी तरह के उल्टे सीधे कानून लाकर लागू किए जा रहे हैं, वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं। संविधान जिन अधिकारों की रक्षा करता है, ये जो बीजेपी के जो एजेंडा है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्थापित की जा रही है। मैं आपको प्रॉपर सन तो नहीं बता पाऊंगा। नेहरू सरकार थी तब ये एयर इंडिया, मैं एक स्टडी कल ही पढ़ रहा था तो मुझे एकदम से लग रहा है यहाँ वो बोलना चाहिए। तो वो पहले ना प्राइवेट था, उसमें आम नागरिक फ्लाई कर सकते थे, सब चीज़ें होती थी। जेडी टाटा करके, हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद वो नेहरू जी ने गवर्नमेंट कर दिया, सब सरकारी कर दिया। उसमें उन्होंने आपत्ति भी जताई कि मतलब ये मेरे साथ धोखा किया गया है, टाटा जी ने, कि मेरे साथ धोखा किया गया है। उसके बाद वो लॉस पे लॉस इतना लॉस हो गया कि सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट से सरकार करना भी गलत हुआ फिर तो। नहीं, देखिए जो लॉस वाली बात है ये गलत है। तब एयर इंडिया के पास बहुत कम एयरपोर्ट थे और बहुत कम हवाई जहाज थे और बहुत कम यात्री थे। टाटा जब उस एयरलाइंस को चला रहा था तो वो चला पाने में सक्षम नहीं था। तो एक चलती हुई एयरलाइंस को खरीद कर उसमें इन्वेस्ट किया गया। मैं इसका दूसरा उदाहरण भी आपके सामने रखूँगा। और वो एयरलाइंस अगर लगातार प्रॉफिट में ना होती तो वो कभी चलती ना, वो हमेशा चलती है। वो एयर इंडिया हमेशा चली है, प्रॉफिट में भी रही है, कभी अगर लॉस में भी रही है, तो वो सरकार ने उसको खर्च को बियर किया है। देखिए, अगर सरकारी संस्थान में कुछ लॉस हो रहा है तो लॉस किसका है? वो देश का लॉस है। यानी देश का जो पैसा है उसका कुछ खर्च हमें एयर इंडिया में करना पड़ रहा है। उसका लाभ कौन ले रहे हैं? एयर इंडिया में बैठने वाले यात्री। यदि आप 3,000 रुपये का टिकट ले रहे हैं और अगर उसमें 500 रुपये का लॉस हो रहा है सरकार को, सरकार उसे पे कर रही है, तो अगली बार सरकार ने उसे बढ़ा के 3,500 कर दिया ताकि उस लॉस को पूरा किया जा सके। तो ये लॉस वाली जो थ्योरी है ये गलत है। वो भारत सरकार के संस्थान है। कल को अगर आप ये कहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल चल रहे हैं ये लॉस में चल रहे हैं, कल को आप कहेंगे जी भारतीय रेल लॉस में चल रही है, उसमें भारत के नागरिक घूम रहे हैं। वो भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए देश के लोगों ने वो टैक्स इसलिए देते हैं ताकि वो सुविधाएं उनको मिले। उसको वो पैसा दे भी सकते हैं, हो सकता है कुछ जो लॉस होगा वो भारत की इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, शासन है, वो बहन कर सकता है। तो सरकार के किसी उपक्रम को ये कहना कि वो लॉस में है, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली गलत है। वो लॉस में नहीं होते। सरकार का काम कभी प्रॉफिट बनाना नहीं है, उसका काम यह है कि जनता को सुविधा दे। आज अगर कोई कहे कि अस्पताल जो सरकारी है लॉस में है, कल को बंद कर दें, प्राइवेट में जाएं, लोगों को उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दें, तो ये डेमोक्रेटिक सरकार का काम नहीं है। उनका काम है मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना, उसके लिए वो टैक्स लेते हैं। मुफ्त सुरक्षा उपलब्ध कराना, उसके लिए वो टैक्स लेते हैं। और मुफ्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। आज जिस प्रकार से टोल हाईवे की बाढ़ आ गई है, चारों तरफ टोल ही टोल लगा दिए गए हैं, तो दरअसल ये हमारे सामान्य अधिकार का हनन ही तो है। जो सड़कें देश ने बनाई है उस पर टोल लगा दिए। अगर आप प्राइवेट कोई अलग रास्ता बना रहे हैं उस पर टोल लगाते हैं, समझ में आता है, लेकिन जो पूर्व के रास्ते उन्हीं पे लगा दिए तो आप मजबूर कर दिए गए ना। तो ये स्थिति ज़्यादा भयावह है। आपको वैकल्पिक मार्ग देना चाहिए। तो ऐसा हर विषय पर अगर हम चर्चा करेंगे तो एयर इंडिया का लॉस नहीं था, लेकिन आज जो एयर इंडिया को जो स्थापित करने में हमने थोड़ा थोड़ा लॉस जो हर साल बियर करते रहे, आज जब उसको एक संस्थान के रूप में खड़ा हुआ, उसको प्राइवेट में बेच देना बड़ा गलत है। मात्र 16,000 करोड़ में बेचना, जब देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में भी 8,500 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं, उतने ही रुपए में आप एयर इंडिया को बेच देते हो, तो वास्तव में स्थिति यह है कि आप कर्ज लेकर घी पी रहे हो और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप भी मानते हो ना कि फिलहाल बीजेपी की हार का अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो किसान प्रोटेस्ट है ना, फार्मर प्रोटेस्ट। तो हाँ, लेकिन परिवर्तन जैसे कांग्रेस लेकर आ रही है, अगर बीजेपी लेके आ जाए, वो बिल पास जो हो रहा है वो बिल को हटा दे, किसान को खुश कर दे, तब क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब चुनाव का वक्त होगा, जिस दिन मतदान होगा उस दिन का निर्णय होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बीजेपी इन बिलों को क्यों नहीं हटा रही? जितना कुछ हो चुका, ये बहुत कुछ है, इतना इसमें तो सरकार को चेंज जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों नहीं वो कर रही है? क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चला रहे।
ये सरकार अंबानी और अदानी चला रहे हैं, ये पूंजीपतियों के दबाव में ये सरकार चल रही है। उन्होंने कानून आने से पहले अपने गोदाम बना लिए। जिस प्रकार से आज कोयले पे एक तरह से कब्जा कर लिया और आज बिजली के लिए, कोयले के लिए मारामारी करनी पड़ रही है, उसकी शॉर्टेज हो गई, बिजली की शॉर्टेज हो गई है। कल को ये सब बिजली की जो संस्थान है, कंपनियां, आज ये सब बिकने के कगार पर आ गई हैं। बीएसएनएल आप बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। बीएसएनएल को बेचने के लिए जो भूमिका बनानी है, यानी बीएसएनएल के सिग्नल को कम किया जा रहा है, बिजली कंपनियों को घाटे में बनाया जा रहा है। क्योंकि जो एक उदाहरण और दूंगा मैं, हाइड्रो पावर जो है वो बहुत सस्ती पड़ती है, तो हाइड्रो पावर को कम करके सोलर पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अंबानी अदानी के प्लांटों से आती है या किसी और तरीके के पावर प्लांट से, तो वो नर्मदा डैम से लेकर भाखड़ा नागल डैम और जितने भी डैम है उनको अंडर कैपेसिटी चलाते हैं। अंडर कैपेसिटी चलाने के लिए वो एक माहौल बनाते हैं। देखिए, बहुत बड़ा माफियावाद बहुत लंबे समय से हावी है और उसी माफियावाद की लड़ाई हमेशा कांग्रेस से रही है। और इसीलिए हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग है, विशेष रूप से जो पूंजीवादी वर्ग है और बहुत बड़ा एक ताकतवर वर्ग है, वो हमेशा कांग्रेस से नफरत करता है और उसी नफरत के माहौल को बढ़ाता है। हमारी लड़ाई उसी वर्ग से है जो देश को चूस जाने के लिए तैयार बैठा है, निचोड़ देने के लिए तैयार बैठा है। वो ताकतवर है, वो पूंजीवादी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है क्योंकि हमारी लड़ाई देश के नागरिकों के हित के लिए है। हमारे शो के माध्यम से वोटर्स को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं सभी जो हमारे युवा मतदाता हैं खासकर, मैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि संविधान की एक प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो आप 1 मिनट लगाकर उसे पढ़ सकते हैं। हर रोज कम से कम 1 मिनट लगाकर उस संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ें। और वो जब आप उसे पढ़ेंगे और आप उसे अंगीकार करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप कांग्रेस के साइड खड़े होकर बीजेपी से लड़ते हुए ही दिखाई देंगे। वो संविधान को पढ़ने की कोशिश करें, लोकतंत्र को समझने की कोशिश करें, और हम अलग अलग कल्चर को, या अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग खान पान के लोग, हर तरह के लोग हम अलग अलग हैं, तो ये विविधता में एकता, ये ही भारतीयता है और इस भारतीयता को मजबूत करने का काम करें। जज्बात का काम बिल्कुल भी बहस करना नहीं है। चुनावी दंगल हम एक शो बनाएंगे जब चुनाव बहुत करीब होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जज्बात बताते हैं, सही गलत आपको डिसाइड करना होता है, और सच में कितनी सच्चाई है सच हम बताते हैं, खबर भी लेते हैं, खबर भी देंगे। लेकिन चुनाव जब नज़दीक होंगे तब हम एक ऐसा शो बनाएंगे जहाँ पर मैन टू मैन और कड़क सवालों से बात होगी। तो आज थे हमारे साथ आशीष सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गेस्ट कौन होने चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।